एक विशाल तोप के पीछे खड़े होने की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो फायर करती है, उसके चेम्बर के अंदर का दबाव 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में 30 टन प्रति वर्ग इंच तक पहुंच जाता है। ये तो मतलब किसी बड़ी बिल्डिंग को एक छोटे से सिक्के पर बैलेंस करने जैसा है। बिल्कुल। और उस भीषण गर्म विस्फोट और गन क्रू के बीच सिर्फ एक चीज होती है, ब्रीच मैकेनिज्म। हाँ। अगर वो स्टील का दरवाजा मतलब पूरी तरह से लॉक होने में 1 मिलीमीटर भी चूक जाए या थोड़ी सी भी गैस लीक कर दे, तो वो तोप खुद एक बम बन जाती है। विनाशकारी हो सकता है। आज हम तोप के इसी सबसे जरूरी हिस्से के बारे में गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारी आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि एक तोप का बिजनेस एंड आखिर काम कैसे करता है। हम जानेंगे कि ये ब्रीच कैसे बंद होता है, वो पीछे की ओर लगने वाले भारी दबाव को कैसे रोकता है और हम ट्रिगर को कैसे खींचते हैं। चाहे वो एक मैकेनिकल स्ट्राइक हो या एक इलेक्ट्रिकल पल्स, हम दोनों को समझेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जी। इस ब्रीच मैकेनिज्म का असल में काम क्या है, मतलब इसके मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इसके 4 मुख्य काम हैं। 4? हाँ। पहला और सबसे जरूरी, चेंबर के पिछले हिस्से को बंद करना और प्रोपेलेंट गैसों के उस भयानक दबाव को झेलना। ठीक है, ये तो सबसे जरूरी है। दूसरा काम है फायरिंग मैकेनिज्म को अपने अंदर रखना। मतलब वो सारे हिस्से जो असल में फायर शुरू करते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। अच्छा, और बाकी 2? मुझे लगता है वो इस बात पे निर्भर करते होंगे कि तोप किस तरह की है। एकदम सही पकड़ा आपने। तीसरा काम जो क्विक फायरिंग यानी क्यूएफ गन्स में होता है, हाँ। उनमें ये फायर करने के बाद खाली कारतूस जो कार्ट्रिज केस होता है उसे सपोर्ट करता है और फिर उसे बाहर निकालता है। अच्छा, तो केस को बाहर फेंकने का काम भी इसी का है। जी। और चौथा काम जो ब्रीच लोडिंग यानी बीएल गन्स में होता है, उसमें ये एक ऑब्चुरेटर को कैरी करता है। ऑब्चुरेटर? हाँ, ये एक तरह की गैस टाइट सील है जो गैस को पीछे से लीक होने से रोकती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। जाहिर है एक युद्ध के मैदान में सेना की इससे उम्मीदें भी बहुत खास होंगी। हाँ बिल्कुल, 4 मुख्य आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली, सेफ्टी, सुरक्षा। तोप तब तक कभी भी फायर नहीं होनी चाहिए जब तक कि ब्रीच पूरी तरह से बंद और लॉक ना हो। ये सबसे जरूरी है, नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल। दूसरी है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इसे रेगिस्तान की गर्मी, पहाड़ों की ठंड और युद्ध के मैदान की धूल मिट्टी, मतलब हर हाल में काम करना ही चाहिए। और तीसरा जाहिर है स्पीड होगी। हाँ, स्पीड एंड ईज, गति और आसानी। इसे ऑपरेट करना तेज और आसान होना चाहिए ताकि फायर की दर ऊंची बनी रहे और क्रू थके नहीं। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि चौथी जरूरत होगी सिंप्लिसिटी। जितने कम पुर्जे उतनी कम सिरदर्दी। एकदम सही, सिंप्लिसिटी यानी सरलता। जितने कम पुर्जे होंगे उतनी ही कम चीजें टूटेंगी या खराब होंगी। ठीक है, तो अब इन मैकेनिज्म के प्रकारों को समझते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला प्रकार है स्लाइडिंग ब्लॉक मैकेनिज्म। स्लाइडिंग ब्लॉक? जी, जो आधुनिक क्विक फायरिंग या क्यूएफ गन्स में बहुत आम है। आप कल्पना कीजिए कि स्टील का एक भारी ब्लॉक एक खांचे यानी ग्रूव में सरक रहा है। और ये किस तरह सरकता है, ऊपर नीचे या अगल बगल? ये दोनों तरह से काम कर सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अच्छा। जैसे 105 mm लाइट फील्ड गन में ब्लॉक बगल से मतलब हॉरिजॉन्टली स्लाइड करता है, वहीं 100 mm फील्ड गन में ये ऊपर और नीचे वर्टिकली स्लाइड करता है। और ये काम कैसे करता है? क्या क्रू को हर बार इसे हाथ से खोलना और बंद करना पड़ता है? पहले ऐसा ही होता था, लेकिन कई आधुनिक सिस्टम जैसे 105 mm गन वाले सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक? हाँ, इसका मतलब है कि क्रू हाथ से राउंड लोड करता है, लेकिन फायर होने के बाद ब्रीच अपने आप खुलता है और खाली केस को बाहर फेंक देता है। अरे वाह! इसे ऑटो एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये गन की रिकॉइल की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। मतलब गन अपनी ही ऊर्जा से खुद को रीलोड करने के लिए तैयार कर लेती है। बिल्कुल, इससे रेट ऑफ फायर बहुत बढ़ जाता है। एक और जरूरी बात होगी लॉकिंग। हाँ, चूंकि फायर होने पर ब्लॉक पीछे की ओर धकेला जाता है, उसे मजबूती से बंद रखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बहुत अच्छे। उसके लिए मजबूत लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्ट्रट टाइप या फिर पास्ट डेड सेंटर टाइप के लॉक। ये बहुत ही चालाक मैकेनिकल डिजाइन होते हैं जो दबाव पड़ने पर और मजबूत हो जाते हैं। और दूसरा मुख्य प्रकार कौन सा है? दूसरा है स्क्रू ब्रीच मैकेनिज्म, जो ब्रीच लोडिंग यानी बीएल तोपों में इस्तेमाल होता है। स्क्रू ब्रीच? हाँ, इसे एक बड़े चूड़ीदार प्लग की तरह समझिए। लेकिन अगर ये एक सामान्य स्क्रू की तरह है तो इसे बंद करने में तो बहुत समय लगता होगा। सही सवाल, और यहीं पर इसकी इंजीनियरिंग की खूबी है। ये इंटरप्टेड थ्रेड्स का उपयोग करता है। इंटरप्टेड थ्रेड्स? हाँ। सोचिए, स्क्रू पर ना कुछ हिस्सों में चूड़ियां यानी थ्रेड्स हैं और उनके बीच बीच में उतनी ही चौड़ी
चिकनी मतलब स्मूथ जगह है। अच्छा। इससे आप स्क्रू को सीधे अंदर धकेल सकते हैं और बस थोड़ा सा 1/4 या कम घुमाते ही ये तुरंत लॉक हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही चालाक तरीका है। हाँ, इसे एक जार के ढक्कन से समझ सकते हैं। कैसे? एक सामान्य ढक्कन को बंद करने के लिए कई बार घुमाना पड़ता है ना? हाँ। अब कल्पना कीजिए कि ढक्कन पर सिर्फ आधे हिस्से में चूड़ियां हों और जार पर भी वैसी ही खाली जगह हो। आप ढक्कन को सीधे नीचे रखकर हल्का सा घुमाएंगे और वो लॉक हो जाएगा। समझ गई। स्क्रू ब्रीच बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। और चूंकि ये स्क्रू बहुत भारी होते हैं, इसलिए उन्हें एक कैरियर पर रखा जाता है। कैरियर? हाँ, ये एक तरह का झूला है जो स्क्रू को रास्ते से हटाने में मदद करता है ताकि लोडिंग आसानी से हो सके। ठीक है, तो ब्रीच बंद हो गया, लॉक हो गया। अब असल में फायर कैसे होता है? मतलब ट्रिगर खींचने पर क्या होता है? तो प्रोपेलेंट को शुरू करने वाले हिस्से को फायरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरीकों से काम कर सकता है। 3 तरीके? हाँ। पहला और सबसे आम है परकशन। परकशन? इसमें एक फायरिंग पिन भौतिक रूप से प्राइमर कैप से टकराता है। ठीक, एक बंदूक की तरह। बिल्कुल। ये एक लीवर सिस्टम या डोरी, जिसे लैनियार्ड कहते हैं, खींचकर ट्रिगर किया जाता है। और दूसरा तरीका? दूसरा है इलेक्ट्रिक। इसमें बैटरी या डायनामो से एक इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है जो प्राइमर के अंदर एक तार को गर्म करके इग्निशन शुरू करता है। इलेक्ट्रिक? लेकिन क्या ये भरोसेमंद है, मतलब युद्ध के मैदान में? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए कुछ सिस्टम में तीसरा तरीका इस्तेमाल होता है, जो है कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों का मिश्रण? हाँ बिल्कुल। कुछ सिस्टम में परकशन और इलेक्ट्रिक दोनों का उपयोग होता है ताकि विश्वसनीयता अधिकतम हो। अच्छा, ताकि अगर एक तरीका फेल हो जाए तो दूसरा काम कर सके। एकदम सही। ये एक तरह का बिल्ट इन बैकअप है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर। पहला, ब्रीच मैकेनिज्म एक सुरक्षा द्वार है जो फायरिंग के दबाव को झेलता है और फायरिंग के पुर्जों को संभालता है। ठीक है। दूसरा, स्लाइडिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल QF गन्स के लिए किया जाता है। वे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकते हैं और अक्सर सेमी ऑटोमेटिक काम करते हैं, तेज रेट ऑफ फायर के लिए। बिल्कुल। तीसरा, स्क्रू मैकेनिज्म बड़ी BL गन्स में इंटरप्टेड थ्रेड्स का उपयोग करते हैं ताकि मजबूत और तेज लॉकिंग हो सके। और फायरिंग? चौथा, फायरिंग मैकेनिज्म चार्ज को या तो प्रकर्शन यानी भौतिक प्रहार या इलेक्ट्रिक यानी करंट का उपयोग करके शुरू करता है। और सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी सर्वोपरि है। मैकेनिकल सेफ्टी व्यवस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि ब्रीच पूरी तरह से लॉक होने तक गन फायर न हो। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। हमने सेमी ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ब्लॉक सिस्टम की बात की। हाँ, जहां ब्रीच फायर के बाद अपने आप खुलता है और केस को बाहर निकाल देता है। तो सवाल ये है, सोचिए, एक भीषण तोपखाने की गोलाबारी के दौरान सेना पूरी तरह से मैनुअल सिस्टम की तुलना में इसे क्यों पसंद करेगी? इसका जवाब सिर्फ रेट ऑफ फायर और क्रू की थकान से नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ और बातों से जुड़ा है।